अभी जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर खेल किया है मक्का के अंदर, इसके पर्दे के पीछे अमेरिका कैसे खेल खेल रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। असली सवाल यह है कि सऊदी अरब को अचानक अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। जिस सऊदी अरब की सुरक्षा के पीछे दशकों से अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है, आखिर वही सऊदी अब नए सुरक्षा साझेदारों को क्यों तलाश रहा है। अब सोचिए, अगर यही रक्षा समझौता किसी दूसरे शहर में होता तो शायद बात सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन तक सीमित रहती, लेकिन इसे मक्का में किया गया है। तो क्या इसके पीछे सिर्फ रणनीति है या फिर पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा संदेश भी दिया गया है? और इसके पीछे अमेरिका कैसे सारा खेल खेल रहा है, पर्दे के पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और समझौते के तहत अगर आप देखें तो 3 में से किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। और यह समझौता के लिए किस शहर को चुना गया है? तो मक्का को। और सम्मेलन का नाम क्या था? तो मक्का अल मुकरमा शिखर सम्मेलन। इसके दौरान ये सब कुछ हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि मक्का में सम्मेलन कराने का संदेश क्या हो सकता है। तो देखिए, मक्का में इस तरह के जो महत्वपूर्ण ये जो रक्षा सम्मेलन है, इसका आयोजन अपने आप में एक प्रतीकात्मक संदेश दे सकता है। सऊदी अरब यह दिखाना चाहता है कि पश्चिम एशिया में अगर देखें तो सुरक्षा की स्थिति इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि उसे अपने सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। वह यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शायद भविष्य में मक्का भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि ईरान समर्थित जो समूह हैं और जो क्षेत्रीय संघर्ष है, उसके कारण सऊदी अरब के आसपास जो सुरक्षा चुनौतियां हैं लगातार बनी हुई है। लाल सागर में अगर आप देखें तो जहाज़ों पर हमले लगातार हो रहे हैं और इन हमलों ने समुद्री सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया है सऊदी के लिए, खास करके जो अपने भारी मात्रा में तेल को एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो रेड सी से हो, चाहे वो होर्मुज़ से हो, दोनों तरफ उसके लिए खतरा है। और ऐसे माहौल में मक्का जैसे सबसे पवित्र इस्लामी शहर में सुरक्षा और सामूहिक रक्षा की बात अगर चर्चा करना एक तरीके से धार्मिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा संदेश दे सकता है। और सऊदी अरब यह संकेत देना चाहता है कि पवित्र स्थलों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के भी किसी भी संभावित खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो हूती के हमले हैं अब केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने पहले सऊदी की रिफाइनरियों को हमला किया। अब खबर आ रही है कि हूती ने तकरीबन सऊदी के अंदर घुस करके एक ऐसा हमला किया जिसमें कि 14 सिविलियंस जो सऊदी के अंदर है किसी राज्य में हमला किया गया, घायल हो गए हैं। इसके बाद हूती ने यमन के अंदर ही यमन सैनिकों को भी मार रहा है, जो कि सरकारी सैनिक है, जो कि सऊदी, अमेरिका ये सब के साथ मिल करके काम करते हैं। तो हूती बेहद आक्रामक हो गया है। ऊपर से उसने जो रेड सी के अंदर आतंक मचा रखी है और जो बाब अल मंदेब की जो बात है, तो ये पूरा नज़ारा देख करके अमेरिका तो इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि वह पूरे लफड़े से ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और सऊदी जैसे तैसे करके खुद की इज्जत और जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अब सुनिए, अब जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान है और तुर्की, इसके लिए मक्का की सुरक्षा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए सऊदी अरब के साथ अगर आप रक्षा सहयोग का देखें तो धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। अगर इन दोनों देशों की जो सरकार हैं सऊदी अरब में जाकर के मक्का और पवित्र स्थलों की सुरक्षा की बात करती हैं, सऊदी की सुरक्षा की बात करती हैं, नाटो जैसे डिफेंस एग्रीमेंट की बात करती हैं, तो अपने अपने देशों में ये लोग जनता के बीच में इसका भावनात्मक प्रभाव भी एक मजबूत भेज सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज के डेट में देखें तो ईरान के प्रति सेंटिमेंट काफ़ी मजबूत है मुस्लिम लोगों का। मुस्लिम पूरे दुनिया में ईरान आज हीरो बना हुआ है। तो उसे एक नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए कि देखो हम लोग के पास मक्का है और हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं जिस पर कि ईरान हमलावर होता जा रहा है, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है ताकि जनता भी खुश रहे। और जनता के एक बड़े हिस्से को यह संदेश जा सकता है कि उनका देश, ये जो इस्लामी दुनिया है, उसके सबसे पवित्र स्थलों की सुरक्षा के लिए आगे खड़ा है और ये लोग अपनी एक मुस्लिम दुनिया में एक अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कि ईरान ने अचानक से हासिल कर लिया। क्योंकि दुनिया में एक यही नैरेटिव सेट है ना कि ये जो सऊदी हैं, यूएई हैं, ये सब जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, ये सब अमेरिका और इसके इजराइल के एक तरीके से
छत्रछाया में रहते हैं, जबकि ईरान है वो खुला मुस्लिम देश है जो कि किसी से डरता नहीं और खुल करके एक्शन लेता है, बलिदान भी देता है। तो उसे नैरेटिव को चेंज करने की यहाँ पे कोशिश मक्का को चुनने की ये भी हो सकती है। और पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें तो यह भावना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। और तुर्की भी खुद को मुस्लिम दुनिया का एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में पेश करता है। और पाकिस्तान तो यही कहता भी है कि हम सऊदी की सुरक्षा इसलिए कर रहे हैं ताकि मक्का सुरक्षित रहे, इस तरीके की बात करता है, ताकि हम इसलिए वहाँ पे सैनिक भेज रहे हैं। ये नहीं बोलता है कि हम सऊदी से पैसे ले रहे हैं इसलिए अपना सैनिक वहाँ पे हम भेज रहे हैं या फिर बेच रहे हैं या फिर हम उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान तो यही कहता है कि हम लोग मुस्लिम देश हैं और धर्म के नाम पर खेल खेलता है और मक्का की सुरक्षा के लिए हम लोग जा रहे हैं। और यही खेल तुर्की में भी होता है। और जब सत्ता पे मजबूती से बना रहना है तो धर्म का खेल खेलना पड़ता है, ये नियम है। खास करके तानाशाह लोग भी जो हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो इसलिए रक्षा समझौते का जो सैन्य पहलू है बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही इसका धार्मिक और घरेलू राजनीतिक संदेश भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका पर निर्भर रहने के बावजूद नए सुरक्षा साझेदार क्यों तलाश कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है सबके मन में। तो सऊदी अरब लंबे समय से अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ एक मजबूत सुरक्षा संबंध रखता है। फिर भी क्षेत्रीय घटनाओं ने अगर आप देखें तो सऊदी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि केवल अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहना भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अमेरिका सऊदी और इजराइल के बीच में अगर आप देखें तो हमेशा इजराइल को प्रेफरेंस देता है। वह इजराइल की सुरक्षा के लिए सारे एयर डिफेंस सिस्टम, सारे नौसेना सब कुछ लगा देता है। लेकिन जब सऊदी की बात आती है तो अमेरिका उस तरीके से खुल करके आगे नहीं आता है। तो सऊदी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव होता है। हम भी इजराइल के साथ खड़े हो गए, हम तो अमेरिका के साथ कई दशकों से हैं। अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने में हमने पेट्रो डॉलर का सहारा लिया, इस सबको हमने आगे बढ़ाया। तो पश्चिम एशिया में अगर आप देखें तो ईरान और उसके जो समर्थित ये जो समूह हैं उनके साथ तनाव, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष और लाल सागर में जहाज़ों पर हमले और ये पूरे क्षेत्र में जो बदलते सैन्य समीकरण हैं, इसके कारण सऊदी के लिए लगातार सुरक्षा चुनौती पैदा हो गए हैं। और ऐसे माहौल में सऊदी अरब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ जो उसका रक्षा सहयोग है इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा समझा जा सकता है। क्योंकि उसका भरोसा जो है वो अमेरिका पर उतना ज़्यादा है नहीं और अमेरिका कुछ कर भी नहीं पा रहा है। क्योंकि अमेरिका के पीछे पीछे बाकी उसके जो नाटो के देश हैं, जो उसके सहयोगी हैं, वह चलने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि अमेरिका डिक्लाइनिंग है, चाइना राइजिंग है और रशिया युद्ध के बाद ये जो यूक्रेन युद्ध हुआ है इसके बाद तो कहानी और भी साफ होती जा रही है कि पूरे नाटो और ये अमेरिका मिल करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और भेदभाव भी उनमें हुआ है। क्योंकि सब लोग खुल करके यूक्रेन की रक्षा के लिए आगे भी नहीं आ रहे हैं और ट्रंप तो ग्रीनलैंड पे भी धावा बोलने की बात कर रहे थे। तो साथ ही अगर आप देखें तो सऊदी अरब ईरान के साथ बातचीत और कूटनीतिक संपर्क को भी महत्व दे सकता है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे ईरान के साथ जितना कि अच्छे से पाकिस्तान और तुर्की कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की मुस्लिम देश हैं और इनका संबंध ईरान के साथ अच्छा खासा रहा है लंबे समय से। तो यही एक भावना है सऊदी अरब के अंदर जो कि समझता है कि हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसका समाधान काउंटर अटैक से नहीं हो सकता। क्योंकि सऊदी की उतनी मिलिट्री भी स्ट्रांग नहीं है। तो उसे लगता है कि डिप्लोमेसी और जो कूटनीति है इसमें कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान है और जो तुर्की है ये उसका साथ दे सकते हैं ताकि लंबे समय में उसके आसपास तनाव कम रहे और उसे बार बार सैन्य खतरे का सामना भी नहीं करना पड़े। और आगे बढ़ते हुए अगर अब देखिए तो इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश है वो क्या हो सकता है। तो सऊदी अरब की जो रणनीतिक है जो रणनीति का एक संदेश ये हो सकता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए एक ही शक्ति पर पूरी तरीके से निर्भर रहने के बजाय कई विकल्प तैयार कर रहा है। अमेरिका उसके लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार तो बना रहेगा। पाकिस्तान और तुर्की के साथ भी अगर देखें तो सैन्य सहयोग बढ़ा सकता है और ईरान के साथ कूटनीतिक संवाद करके तनाव कम करने का रास्ता भी दे सकता है। तो यानी रियाद जो है एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें कि सैन्य शक्ति, क्षेत्रीय साझेदारी और जो कूटनीति है ये तीनों एक साथ काम करे। और मक्का में अगर आप देखें तो इस समझौते का होना इसलिए भी महत्वपूर्ण संदेश देता है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को केवल हथियारों के सवाल के रूप में नहीं देख रहा है बल्कि पवित्र स्थल, कूटनीति, सुरक्षा और पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भी इसके साथ जोड़ करके देख रहा है। अब जानते हैं कि ईरान के अगर आप युद्ध में देखें तो अमेरिका के उलझने से सऊदी अरब पर क्या असर पड़ा है। तो देखिए इस पूरे घटनाक्रम को देखने पर एक नज़रिया साफ है कि अमेरिका शायद यह अनुमान नहीं लगा पाया कि ईरान के साथ टकराव इतना लंबा और जटिल रूप ले सकता है। अमेरिका में जो जेडी वेंस जैसे नेता हैं वे लंबे समय से ये कोशिश करते रहे कि अमेरिका खुद को मध्य पूर्व में जो लगातार चल रहे युद्ध है उससे दूर रखे या फिर किसी भी युद्ध से दूर रखे। ये अमेरिका की कोशिश रही है। जो भी वहाँ के उद्योगपति हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं ताकि चाइना को काउंटर अगर करना है तो आपको युद्ध से बचना पड़ेगा, अपने ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। और इस नज़रिए से देखा जाए तो ईरान के खिलाफ अगर आप देखें तो सैन्य कार्रवाई ने अमेरिका के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है।
और ईरान ने होर्मुज़ को प्रभावित भी किया है। क्षेत्र में हमले बढ़े हैं और उसके समर्थित जो हूती समूह है उसकी गतिविधि उसकी हुई है लगातार, उसने लाल सागर की समुद्री सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। तो इसका असर अगर आप देखें तो सीधा सीधा सऊदी अरब जैसे देशों पर पड़ा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तेल निर्यात, समुद्री व्यापार के साथ साथ जो क्षेत्रीय स्थिरता है उस पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर टिकी हुई है। यानी जिस युद्ध का केंद्र ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल के बीच था, उसका दबाव जो है अब धीरे धीरे पूरे खाड़ी की तरफ पहुंचने लगा है। तो अब सऊदी अरब की जो आर्थिक चिंता है इस पूरे मामले की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सवाल अपनी सुरक्षा के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित रखना है। अगर क्षेत्र में लगातार तनाव बना रहता है, समुद्री रास्ते असुरक्षित होते हैं और तेल तथा जो व्यापार पर जो है दबाव अगर बनता है, तो इसका असर सऊदी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और इसके बाद स्वाभाविक जो सवाल उठता है कि अगर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था ताकत, अगर उसकी आर्थिक ताकत कमज़ोर होती है तो भविष्य में अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ आर्थिक समर्थन कैसे जारी रख पाएगा, जैसे को पाकिस्तान को देता है आर्थिक समर्थन वगैरह। और फिर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में भी अपनी भूमिका कैसे मजबूत रखेगा, जिसके दम पर वह डॉलर को मजबूती देता है। तो इसी वजह से सऊदी के लिए लंबे समय की जो सुरक्षा केवल हथियारों का सवाल नहीं है, उसे ऐसा क्षेत्रीय माहौल चाहिए जिसमें ईरान के साथ तनाव नियंत्रित रहे और समुद्री रास्ते भी सुरक्षित रहें और अमेरिका पर जो उसकी सुरक्षा निर्भरता है ये भी धीरे धीरे संतुलित हो। अब जान लेते हैं कि अमेरिका की सलाह और जो सऊदी की नई रणनीति है उसको कैसे देखा जा सकता है। तो देखिए, सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्री हैं वे अमेरिकी नेतृत्व से बातचीत के दौरान उसे क्षेत्रीय देशों के साथ जो समुद्री सुरक्षा है सहयोग मजबूत करने की सलाह दी थी। यानी अमेरिका ने कहा था कि देखिए आपका मामला है, आप इसे सलट लीजिए, आप अपना गठबंधन बनाइए। यही काम अमेरिका भी कुछ दिन पहले किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब जब अमेरिका से इस तरह की सलाह मिलती है, जब इसके रक्षा मंत्री वहाँ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप गठबंधन बनाइए, तो इसके बाद सऊदी ने पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और सभी कई सारे मुस्लिम देशों को मिलाकर के 14 देशों की एक सुरक्षा जो है समुद्री सुरक्षा सहयोग बनाने की कोशिश करता है। और अगर इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो हूती हमले पूरी तरीके से रुकते नहीं हैं। तो फिर सऊदी अरब के सामने यह सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या केवल समुद्री गठबंधन उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। और इसी संदर्भ में पाकिस्तान और तुर्की के साथ ये जो मक्का रक्षा समझौता चल रहा है ये देखा जा रहा है, क्योंकि सऊदी को लग रहा है कि जो 14 देशों का हमने गठबंधन बनाया ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं, तो चलिए अब एक नया चीज़ ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, तुर्की के पास ड्रोन है, दोनों के पास कूटनीति है और फिर सऊदी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो फंडिंग दे सकता है तुर्की को भी और पाकिस्तान को भी लंबे समय से। तो पाकिस्तान पहले से अगर आप देखें तो सऊदी अरब का करीबी सुरक्षा साझेदार है और तुर्की के पास भी मजबूत जो है जो कि सैन्य क्षमता है। और इसलिए 3 देशों का जो आपसी सुरक्षा समझौता है रियाद के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था में एक और परत जोड़ने जैसा हो सकता है। सऊदी अरब ने अमेरिका के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। अभी उसने हाल ही में जो ट्रंप के साथ मीटिंग की थी प्रिंस सलमान ने, जिसमें वे अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर भी तकरीबन $1 ट्रिलियन का निवेश का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसे दिख रहा है कि अगर हम पाकिस्तान और तुर्की की अगर हम मदद करें तो ये लोग हमारी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सऊदी अब फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को देगा ताकि ये लोग नए नए हथियार बनाएं, अपने परमाणु का विस्तार करें और अपने कूटनीति को भी मजबूत करें ताकि भविष्य में सऊदी की सुरक्षा हो सके। तो उधर अगर आप देखें तो अमेरिका सोच रहा है कि अब तो मेरे पास वेनेजुएला का तेल का खजाना भी मिल गया, अब हमें सऊदी की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर सऊदी को बचाने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, संसाधन क्यों खर्च करें। तो अमेरिका का तो ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पुरानी है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी बदल सकता है, दोस्त को एकदम से गहरे गड्ढे में ढकेल सकता है। अफगानिस्तान के अंदर देखा आपने क्या हुआ। तो अब अगर आप आगे देखें तो अमेरिका इस पूरे समीकरण से खुद को किस तरीके से दूर रखना चाहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि अमेरिका शायद चाहता है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी खुद ही उठाएं वे लोग। अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश अमेरिका के करीबी जो मुस्लिम देश हैं ये सारे अगर ये मिलकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हैं तो अमेरिका के ऊपर अगर आप देखें तो सीधा सैन्य बोझ भी कम हो सकता है और इससे अमेरिका को ईरान के साथ लंबे जो सैन्य टकराव है इसमें फंसे रहने की, उससे बचने की, एक तरीके से फंसे रहने से बचने का रास्ता भी मिल सकता है अमेरिका के लिए। और साथ ही नए ये जो समीकरण बन रहा है इसमें सुन्नी मुस्लिम देशों की एकजुटता बढ़ने से क्षेत्र में जो शिया सुन्नी तनाव है ये भी जारी रहेगा। ये एक अलग रणनीतिक भूमिका बन सकती है और यह अमेरिका के लिए ठीक है। जबकि चाइना कई बार ये कोशिश कर चुका है कि सऊदी और ईरान को दोस्त बना दिया जाए, लेकिन अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि अगर सऊदी और ईरान मिल जाएंगे तो फिर अमेरिका सहज महसूस नहीं करेगा।
और असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अब अरब जो है चूँकि वास्तव में लंबे समय तक एक साथ के साथ खड़े होकर के सुरक्षा संभाल पाएंगे, या फिर अंततः उन्हें अमेरिका के सुरक्षा छतरी की जरूरत बनी रहेगी। ये एक बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों देश एक अलग अलग तरीके से डायमेंशन में, हालांकि बॉर्डर इनकी अलग अलग है, बहुत दूर दूर स्थित है ये सब, तो इसमें देख पाना बहुत दिलचस्प है कि अब ये लोग कैसे आगे कुछ सिचुएशन को संभालते हैं। और इसका एक घोषित जो मकसद है, किसी भी हमले के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध मजबूत करना है। समझौते के बाद इसे लेकर के भारत समेत कई देशों में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई है, जिस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि ये भारत पे इसका क्या असर होगा। सऊदी अरब तो सफाई दे रहा है कि हमारा ये जो पूरा गठबंधन है किसी के खिलाफ नहीं है वगैरह वगैरह, ये बोलेगा, लेकिन फिर भी भारत, इजराइल जैसे देशों को लेकर के इसमें क्या सुरक्षा चिंताएं हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।